ठीक है बाबू, तो कवक किसका उदाहरण है? मृतजीवी का। ठीक है, तो ऐसे जीव जंतु जो मरी गली चीजों से पोषक तत्व प्राप्त करके खुद को जिंदा रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, अब कवक किन किन चीजों पर लगता है? तो वेरी गुड, अचार पर, इन सभी चीजों पे कवक क्या होते हैं? लगते हैं और यहीं पर ग्रो करते हैं, यानी कि यहीं पर अपने परिवार को बढ़ाते हैं। कोई दिक्कत है बाबू? इधर आ जाओ। सही। ठीक है, तो इन सारी चीजों पर बाबू बात नहीं करो, इन सारी चीजों पर कवक क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, यानी कि यहीं पर वो मल्टीपल होते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, तो वो कौन सा ऋतु है, यानी कि वो कौन सा मौसम है जो कवकों की वृद्धि के लिए सबसे सुटेबल मौसम होता है? बारिश का मौसम। ठीक है, इसमें क्या होता है बाबू कि ये जिन वस्तुओं पर जाकर बैठते हैं, ठीक है, और वहीं पर जाकर ये जनन करना शुरू कर देते हैं, यानी अपने परिवार की वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। और कुछ ही दिन में थोड़े से थोड़ा पूरा करके वो पूरी जगह को क्या कर लेते हैं? घेर लेते हैं और उस चीज पे जिस पर ये लगते हैं उसको पूरी तरीके से खराब कर देते हैं। अच्छा, ये तो आप लोगों को पता है कि बरसात के मौसम में कवक जो है वो ज्यादा मात्रा में जनन करते हैं। ठीक है, बरसात ही क्यों? देखो बाबू, जो कवक होते हैं इनको जनन करने के लिए, यानी कि मल्टीपल होने के लिए नमी चाहिए होता है या उष्ण चाहिए होता है, यानी गर्मी चाहिए होता है या तो इनको नमी चाहिए होता है। जहां पर भी इनको नमी मिलेगा वहीं पर ये जनन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब देखो बाबू, जो कवक के जो बीजाणु होते हैं वो हमारे वातावरण में हमेशा उपस्थित रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बरसात के महीने में सब सैर करने निकल चलते हैं कि चलो जो भी वस्तु मिलेगी उस पर जाकर बैठकर जनन करना शुरू कर देंगे। ये हमारे वातावरण में हमेशा उपस्थित ही रहते हैं। लेकिन बरसात, मैंने क्या बताया कि इनके जनन करने का जो सबसे उचित स्थान होता है वो क्या होता है? नमी। और बारिश एक ऐसा महीना है जहाँ पर ज्यादा चीजों में क्या पाई जाती है? नमी। हर चीजें क्या हो जाती है? हल्की गीली, पूरी तरीके से धूप न मिल पाने की वजह से हर जगह सूखा नहीं रहता है, नमी हर जगह बनी रहती है। तो ये मौसम इनके लिए सबसे ज्यादा उचित होता है जनन करने के लिए और अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्लियर? चलो आगे देखो बाबू, बूझो का एक सवाल है और ये तो आप लोगों को पता है, जिस चीज पर ये बैठते हैं उसको पूरी तरीके से क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। ठीक है, बूझो का सवाल है बाबू, पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। अब देखो बाबू, पहेली का एक वो कौन सी कार्टून कैरेक्टर है जो सिंड्रेला का जो सैंडल था उस पे कवक क्या हो जाता है? लग जाता है और पूरी तरीके से पहेली का जो सैंडल होता है, जो जूता होता है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। सिंड्रेला की स्टोरी सुनी हो कि नहीं आप लोग? नहीं सुने ना? जिसके बाल नहीं, सिंड्रेला एक उसको राजकुमार मिलता है, उस एक पार्टी में जाती है जहाँ उसका जूता खो जाता है, सैंडल। राजकुमार बोलता है मैं जिसको जिसको जूता आएगा उसी से मैं शादी करूंगा, है ना? तो जैसे परी ने उसको बनाया था। हाँ, परी ने बनाया था, तैयार किया था मतलब। हाँ, ठीक है। तो वैसे सिंड्रेला के जूता की तरह ही जो पहेली का जूता था वो भी क्या था? बहुत सुंदर था। वो पार्टी वार्टी में जाती थी तो पहनकर जाती थी, लेकिन क्या हुआ? उस पे कवक लग गया और उसने जूते को क्या कर दिया? खराब कर दिया, पूरी तरीके से खराब कर दिया। 12 बजे उसका टाइम भी खत्म हो गया। हाँ, अभी भी ये स्टोरी में ही बैठा हुआ है। हो गया बाबू, खत्म हो गया। सबको समझ में आ गई ना वो कौन सी स्टोरी की बात हो रही है? हाँ, वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं, जो कि मैंने बता दिया है कि वर्षा ऋतु कवक के जनन करने का सबसे उचित समय होता है। क्यों? क्योंकि इनको नमी और उष्ण में ही अधिक मात्रा में जनन कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखो बाबू, अगला बूझो का एक सवाल है। बूझो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं? देखो बाबू, एक बार बूझो के दादाजी ने बताया था कि जो कवक थे वो खेतों में लगकर उनके खेतों को कवक ने क्या कर दिया था? खराब कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर बूझो ये जानना चाहता है कि जो कवक है वो दो तरीके के होते हैं। एक कवक जो अच्छे होते हैं, एक कवक जो खराब होते हैं। अच्छे कवक में कौन कौन है? अच्छे कवक में जैसे मशरूम हो गया, जिसमें हाई प्रोटीन पाया जाता है, जो हम खाते हैं हेल्दी होता है, हमारे हेल्थ के मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ईस्ट जानते हो ना, जिससे फर्मेंटेशन होता है, मतलब किण्वन की प्रक्रिया पूरी होती है। जैसे आप लोगों ने इडली का पेस्ट देखा हुआ है,
ठीक है। इडली का पेस्ट जब शुरू में भिगोया जाता है तो इतना रहता है, बाद में फूलकर इतना हो जाता है। वो जो सारी प्रक्रिया वो किसकी वजह से संपन्न हो पाती है? फर्मेंटेशन की वजह से, यानी किण्वन की एक प्रक्रिया होती है बाबू, जिसमें ईस्ट पाउडर मिलाया जाता है उस पेस्ट के अंदर। बाद में वो पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। क्लास 8 में इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना समझो बाबू, जो ईस्ट होते हैं जैसे ब्रेड का बनना, केक का बनना, अगर ईस्ट नहीं होता तो ये सारे जो ब्रेड और केक बने ये बन नहीं पाते, ठीक है। तो ईस्ट जो है वो क्या है? एक तरीके का कवक है जो हमें कई तरीके के वैरायटी खानों को खिलाने में हमारी हेल्प करता है, जैसे इडली, डोसा का पेस्ट, केक, पेस्ट्री, इन सब किसकी वजह से बन पाते हैं? ईस्ट की वजह से। फिर दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? मशरूम। मशरूम भी क्या है? कवक है। कवक से हमें क्या मिलता है? हाई प्रोटीन मिलता है। तो ये दोनों हमारे लिए क्या हो गए? यूजफुल हो गए। साथ ही साथ बाबू जो कवक होता है इनसे दवाइयाँ भी बनती हैं। दवाइयाँ ना? हाँ, दवाइयाँ बनती हैं, ठीक है। तो कवक कई तरीके से हमारे जीवन में क्या है? बहुत ज्यादा उपयोगी है। लेकिन कई कवक ऐसे हैं जो रोग पैदा करते हैं, ठीक है। जो भी ब्रेड पे जो कवक लगा था, ये कौन से कवक है? अच्छे कवक है या बुरे कवक है? बुरे कवक है। क्यों? क्योंकि ये ब्रेड लगा हुआ अगर हम खा लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? हम बीमार हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखें। अब देखो बाबू, आगे बताया गया है कि कुछ जीव जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक रिश्ता बनाकर रखते हैं, जिनको कहा जाता है सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध। देखो, सहजीवी संबंध का मतलब होता है बाबू, दो जीव जंतु एक साथ एक दूसरे की हेल्प करते हैं और साथ में रहते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि जो दाल के पेड़ होते हैं, ठीक है, दलहन की जो पेड़ें होती हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। वो बैक्टीरिया का क्या करता है? हमारे वातावरण में नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति होती है, ठीक है। उस नाइट्रोजन गैस को क्या करता है? वो अवशोषित करता है। और अवशोषित वर्ड मत बोलो बाबू, क्योंकि क्लास 8 के चैप्टर में भी जब मैं नहीं 8 में नहीं, इसी चैप्टर में उस दिन जब मैं पढ़ा रही थी वो अवशोषित वर्ड बोल रहा था, वही मैंने भी रिपीट किया। अवशोषित वर्ड नहीं होगा, ऑब्जर्व करना होगा। क्या होगा? ऑब्जर्व करना। हमारे इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन गैस होता है उसको राइजोबियम क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद उसको क्या कर देता है? मिट्टी में मिला देता है, और मिट्टी के द्वारा वो क्या हो जाता है? पूरी तरीके से घुल जाता है। तो जो नाइट्रोजन गैस होता है किसी भी पौधे को कब मिल पाता है? जब वो घुला हुआ होता है, ठीक है। डायरेक्ट गैस के थ्रू वो अंदर मतलब पौधों तक नहीं पहुंच पाता है। जब वो घुल जाता है तब वो पौधे उसे ग्रहण कर पाते हैं, ठीक है। तो राइजोबियम वही क्या करता है? वातावरण से नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद उसको विलय कर देता है, यानी कि पूरा मिट्टी में मिला देता है। फिर वहां से जब पौधों तक पहुंचता है तो पौधों को नाइट्रोजन गैस मिल पाता है, नाइट्रोजन की पूर्ति हो पाती है, ठीक है। अब देखो बाबू, अब इसमें राइजोबियम ने तो इतना काम किया पेड़ के लिए, लेकिन पेड़ ने राइजोबियम के लिए क्या किया? पेड़ ने राइजोबियम को रहने की जगह दी, ठीक है। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? दाल के पेड़ों की जड़ों के नीचे। क्लियर है? ठीक है। तो ऐसे जो संबंध होते हैं बाबू, इनको कहा जाता है सहजीवी संबंध। सहजीवी यानी कि साथ साथ जिंदा रहेंगे और उनका संबंध, तो क्या हो जाएगा? सहजीवी संबंध। क्या कहलाएगा? सहजीवी संबंध, ठीक है। अब इसमें देखो बाबू, ज्यादातर ऐसे जीव जंतु जो एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ साथ रहते हैं, इनमें लाइकेन एक उदाहरण है, ठीक है। लाइकेन में बाबू दो जीव हैं, समझो, एक शैवाल और दूसरा हमारा कवक, ठीक है। शैवाल के शरीर में क्या पाया जाता है बाबू? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, ठीक है। और शैवाल ही हरे रंग के होते हैं ना? शैवाल में क्या उपस्थित होता है? हरा होता है, जिसकी वजह से उस पे क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, ठीक है। अब अगर जिसके पास क्लोरोफिल होगा वो क्या कर पाएगा? खाना बना पाएगा, ठीक है। तो कवक और जो शैवाल होते हैं दोनों क्या करते हैं? डील करते हैं। क्योंकि शैवाल के पास रहने की जगह नहीं होती है, तो जो कवक होता है वो शैवाल को कहता है अच्छा ठीक है तुम मेरे साथ रहो, फिर बदले में तुम क्या करना, क्योंकि तुम खाना बना सकते हो तो तुम खाना बनाना, ठीक है, सब कुछ करना। तो शैवाल कहता है कि अच्छा ठीक है मुझे रहने की जगह दे दो, बदले में तुम्हें मैं जल, खनिज और साथ ही साथ पूरा का पूरा खाना बनाकर दूंगा। तो इस तरीके से दोनों की डील डन होती है। कवक शैवाल को रहने की जगह देता है और बदले में शैवाल खाना बनाता है, पानी बनाता है, खनिज की उपस्थिति करता है, सारी चीजें जो है वो प्रेजेंट करता है।
इस तरीके से दोनों क्या है, सहजीवी संबंध में रहकर जिंदा रहते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो लाइकेन कहे जाने वाले दो जीव का नाम बताओ। क्वेश्चन, लाइकेन कवक और शैवाल। लाइकेन कहे जाने वाले दो जीव का नाम शैवाल और कवक। इनमें से हरा कौन है? शैवाल। हरा कौन है? शैवाल। घर किसके पास है? कवक। बाकी खाना पीना पानी सब कौन उपस्थित करता है? शैवाल। शैवाल। कौन उपस्थित करता है? शैवाल। ठीक है, ये सिर्फ क्या करता है, रहने की जगह देता है और ये बोलता है तुम मुझे रहने की जगह दे दो, मस्त मस्त रोज मैं तुम्हें टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि शैवाल के पास क्या है? क्लोरोफिल है। ये बढ़िया खाना बनाता है, पानी की उपस्थिति करता है, खनिज की उपस्थिति सब करता है और बदले में कवक इसको रहने की जगह देता है। इस तरीके से दोनों का सहजीवी संबंध जो है वो पूरा हो पाता है। ठीक है, और शैवाल और कवक किस तरीके के जीव कहलाएंगे? लाइकेन। किस तरीके के? लाइकेन। ठीक है, चलो अगला देखो बाबू, मृदा में, मृदा देखो बाबू यहाँ पर मैंने बोल दिया है कि वो उसको खाना देता है और जल और खनिज देता है। जल और खनिज नहीं, जल और पोषक तत्व। क्या होगा? जल एवं पोषक तत्व। पोषक तत्व में सारे पोषक तत्व आ गए। खनिज भी क्या है? पोषक तत्व ही है। ठीक है, तो हाँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, अब इनका जो पोषक तत्व रहता है वो उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, आगे समझ में क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अगला देखो बाबू, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति। ये बताओ आप लोगों की बुक आ गई? नहीं। बुक आई तो देख तो रहे हो ना? हाँ। अब दिमाग पर सारे वर्ड बैठ रहे हैं ना? हाँ। लाइकेन, सहजीवी संबंध, कवक, शैवाल। ठीक है, अब भूलने जैसा नहीं लग रहा है ना? नहीं दीदी। कि दीदी अब देख रही है तो दिक्कत हो रही है, अब हो जाएगा। हाँ। चलो अगला टॉपिक क्या था बाबू? मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति। देखो बाबू, पूरा चैप्टर एंड होने को आ गया है, लास्ट टॉपिक हमारा बचा है। इस टॉपिक को मैंने कई बार आप पे रिपीट किया, राइजोबियम वाला कॉन्सेप्ट। एक बार फाइनल लास्ट में आप लोगों को बता देते हैं। देखो बाबू, आप लोगों ने किसान को खेतों में खादों का छिड़काव करते हुए देखा है। ठीक है, किसान खेतों में खादों का छिड़काव क्यों करते हैं? जिससे मिट्टी की उर्वरकता को क्या कर सके? बढ़ा सके। उनकी मिट्टी और ज्यादा क्या हो सके? उपजाऊ हो सके, जिससे फसलों का उत्पादन और अच्छे से हो सके। ठीक है, अब देखो होता क्या है बाबू, इधर ध्यान दो। तो क्या बातें कर रहे हो आप? उसको अपने बगल में बैठा करो दिव्यांशु, नहीं तो किसी दिन आप खतरनाक वाला डांट खा जाओगे उसके चक्कर में। ठीक है, अब खाद में खेतों में क्या क्या छिड़काव किया जाता है? नाइट्रोजन का, पोटेशियम का, फास्फोरस का। ये सभी क्या करते हैं? किसान खेतों में इन सब का छिड़काव करते हैं मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब होता है क्या बाबू, फसल दर फसल जो मिट्टी की उर्वरकता होती है वो कम होती चली जाती है। समझो मैंने अभी एक फसल उगाया, उसकी कटाई की सब कर दी, तो जो पौधे थे उस मिट्टी के पोषक तत्व को क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। अब मिट्टी में पोषक तत्व की क्या हो गई? कमी हो गई है। तो फिर से खाद का छिड़काव किया जाएगा, जिससे मिट्टी में और ज्यादा पोषक तत्व आ जाए। फिर जो फसल बोया जाएगा वो अच्छे से हरा भरा और हष्ट पुष्ट होकर उगेगा। ठीक है, तो यही चक्र जो है बाबू हमेशा चलता रहता है। फसलों की बार बार बुआई और कटाई की वजह से मिट्टी अपनी उर्वरकता को खोते रहते हैं और किसान उनकी पोषक तत्वों को पूर्ति करने के लिए बार बार उनमें खाद का छिड़काव करते रहते हैं। क्लियर है? हाँ, अब आगे चलो देखो बाबू। हाँ, अब आगे देखो बाबू, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। चैप्टर में मैंने आपको बता दिया कि पौधे को प्रोटीन कैसे मिलेगा? नाइट्रोजन की वजह से। किसकी वजह से? नाइट्रोजन की वजह से। नाइट्रोजन गैस का पौधों में पहुंचना ही किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। अब उनको नाइट्रोजन गैस कैसे मिलेगा? जैसे वो वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर लेते हैं, वैसे वो नाइट्रोजन गैस को ग्रहण नहीं कर सकते। ये सब ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि दलहन पेड़ जो होते हैं, जिन्हें हम लेग्यूम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेग्यूम। आपकी बुक में ये शब्द नहीं लिखा गया बाबू, आगे बड़ी क्लास में जाओगे तो मिलेगा। ठीक है, दलहन के पौधों को हम क्या कहते हैं? लेग्यूम कहते हैं। इनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन गैस को क्या करता है? ग्रहण करता है और उसको विलय करके फिर पौधों तक पहुंचाता है और पौधे उनका इस्तेमाल करके प्रोटीन बनाते हैं। इस तरीके से जो दाल की खेती होती है बाबू,
मिट्टियों में क्या हो जाता है, नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। तो आप लोगों को पता है जब जैसे कि जो दाल के पौधों की जब बुआई होती है यानी दलहन की जब खेती की जाती है, उसकी कटाई के बाद अभी भी उस मिट्टी में इतना नाइट्रोजन होता है कि जिस फसल को अगली बार हम उगाएंगे अगर उसमें हम नाइट्रोजन नहीं डालें तो भी हमारा काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, समझ में आया? क्योंकि इसके पहले कौन सी खेती हुई थी, दाल के पौधों की, है ना। दो फली वाले पौधे नहीं होते, दो दाल वाले फल वाले पौधे, दो दली पौधे जैसे कि सेम का, मटर का, चना का, दो दली बीज, समझ रहे हो ना, दो दली बीज। कठिन तो नहीं लग रहा है? हाँ, दो दली बीज का मतलब चना को फोड़ दो अलग हो जाएगा, मूंगफली को फोड़ दो अलग हो जाएगा, सेम को फोड़ दो तो अलग हो जाएंगे। तो इनको क्या कहा जाता है, दो दली बीज कहा जाता है। तो जो दो दली बीज वाले पौधे होते हैं वो ज्यादातर क्या है, दाल के पौधे होते हैं। इनकी जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम। वो नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। स्थिरीकरण यानी कि उनको इकट्ठा करके रखता है, फिर विलय करने के बाद फिर पौधों तक पहुंचा देता है। ठीक है, इस तरीके से मिट्टी में किस चीज की उपस्थिति हो जाती है, नाइट्रोजन की। तो जब एक बार दाल के पौधों के फसल की बुवाई की जाती है, उनकी कटाई के बाद उस मिट्टी में इतना नाइट्रोजन हो जाता है कि फिर से अगर हम दूसरा कोई फसल उगाते हैं तो अधिकांशतः हमें नाइट्रोजन का छिड़काव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो चैप्टर होता है आपका यहीं पर खत्म।